हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं टू सम फ्रॉम लीड कोड। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कोडिंग इंटरव्यूज़ में पूछा गया, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर एक्सेट्रा। और ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली प्रॉब्लम भी है, तो इंटरव्यूज़ इसको फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और एक टारगेट नंबर दिया गया है। हमको बताना है कि कौन से दो एलिमेंट्स एरे के अंदर ऐसे हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है, लेकिन हमें एलिमेंट्स की जगह उनके इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा टारगेट है 8, और हम देख सकते हैं कि इस एरे में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम 8 के इक्वल होगा, जो कि है 6 और 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4। हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं इन एलिमेंट्स के। तो इजी लग रहा है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे एकदम बेसिक तरीका, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो इंटरव्यू में हमेशा ब्रूट फोर्स या कुछ बेसिक तरीके से हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि एकदम डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जंप कर दो तुम, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अब ब्रूट फोर्स तरीका देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स तरीके में हम क्या करने वाले हैं कि हम हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और उनका सम निकाल के टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं 1 को 6 के साथ भी कंपेयर करूँगा, 1 को 10 के साथ कंपेयर करूँगा, 1 को 3 के साथ कंपेयर करूँगा, 1 को 2 के साथ कंपेयर करूँगा, और देखूँगा इनका सम रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा पास आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पे जंप कर देंगे। फिर हम 6 को 1 के साथ देखेंगे, 6 को 10 के साथ देखेंगे, 6 को 3 के साथ देखेंगे, 6 को 2 के साथ देखेंगे। जब हम 6 को 2 के साथ देखेंगे तो हमें दिखेगा 6 और 2 तो 8 बना रहे हैं, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1, 4 का। अब यहाँ पे तुमने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब हम 6 को 1 के साथ देख रहे हैं, जब हम 1 को सबके साथ देख रहे थे तब भी हमने 1 को 6 के साथ देखा था। तो हमें दोबारा से 6 को 1 के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत है तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 को 10 के साथ कंपेयर स्टार्ट करेंगे, 10, 3, 2। और मान लो 6 और 2 सॉल्यूशन नहीं होता तो हम 10 पे आ जाते, 10, 3, 2। फिर 3 को कंपेयर करते 2 के साथ, फिर 2 को कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो हमारा लूप ख़त्म हो जाता। अगर हम फाइनली लूप से बाहर आ जा रहे हैं, मतलब हमने सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख लिया और हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला है, तो फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, जो सिग्निफाई करेगा कि इस एरे में ऐसे कोई दो एलिमेंट्स है ही नहीं जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल हो, ठीक है। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का सूडो कोड। तो हम हमारा लूप शुरू होगा 0th एलिमेंट से और चलेगा साइज n तक i प्लस प्लस। फिर हम कहाँ से दूसरा लूप शुरू कर रहे हैं, आगे वाले एलिमेंट से। तो हमने क्या देखा था अभी कि जब हम 1 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम 6 से कंपेयर करेंगे, 10 से कंपेयर करेंगे, 3 से कंपेयर करेंगे, 2 से कंपेयर करेंगे। फिर जब हम 6 को कंपेयर करेंगे तो हम 1 से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम 10 से शुरू करेंगे, 3, 7, 2, ऐसे आगे वाले एलिमेंट्स तो तक चलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ दूसरा लूप j इक्वल्स टू i+1 से शुरू होगा और j लेस देन n तक जाएगा और j प्लस प्लस। और अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ array of I प्लस array of j इज इक्वल टू टारगेट, तो हम क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न i कॉमा j, ठीक है। हम फाइनली i कॉमा j रिटर्न कर देंगे कि हमारा i कॉमा j पे आंसर है और ये उसके इंडेक्स हैं। हम एलिमेंट्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। और फाइनली जब हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें ऐसे कोई दो एलिमेंट्स मिले ही नहीं जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। तो हम लूप के बाहर क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1, 1, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारा पहला बाहर वाला लूप तो n बार चलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अंदर वाला लूप कैसे कैसे चलेगा, पहली बार चल रहा है n-1 टाइम, पहली बार n-1 टाइम चल रहा है, दूसरी बार n-2 टाइम चल रहा है, तीसरी बार n-3 टाइम चल रहा है। ऐसे चल रहा है ना, n-1 टाइम, n-2 टाइम, n-3 टाइम, n-4 टाइम, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं बोल सकता हूँ हर बार कहीं ऑर्डर ऑफ n ही चल रहा है, ये वाला लूप, और ये तो चलेगा ही ऑर्डर ऑफ n में। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकता हूँ मैं, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ 1 की। तो हम इसको कोड करके देख लेते हैं ब्रूट फोर्स तरीके को कैसे चलेगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और अब हमें j कहाँ से स्टार्ट करना है, i+1 से।
हमें क्या चेक करना है अब कि सॉरी नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे हमारे टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे एक न्यू इंटीजर एरे जो कि हमारे इंडेक्सेस होल्ड करेगा आई कॉमा जे। और लूप के बाहर हम क्या रिटर्न कर देंगे, नया एरे जो सिर्फ -1, 1 करेगा। ये सिग्निफाई करेगा कि हमें एरे में कोई ऐसे दो एलिमेंट्स मिले ही नहीं जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो टेस्ट केसेस पे ये सही रन हो रहा है, तो अब इसको सबमिट कर लेंगे। करेक्ट, तो ये सबमिट हो गया और हमारा सिर्फ किसको 5.61% लोगों को ही बीट कर पाया हमारा सॉल्यूशन। तो मतलब इसको और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो अब फाइनली हम इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे कि क्या है। मैं एग्जांपल दोबारा से लिख लेता हूँ 16103.2। और हमारा टारगेट क्या है, अब एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब मैं 1 पे आ रहा हूँ तो मेरे को टारगेट अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 7, क्योंकि 8 - 1 7 होगा। तो मैं इस एलिमेंट पे खड़ा होकर ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि किसी से कि इस एरे के अंदर 7 है कि नहीं है। पूछ सकता हूँ ना कि इस एरे के अंदर 7 है कि नहीं है, इस 7 देयर और नॉट। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं 6 पे आऊँ तो मैं पूछ सकता हूँ कि एरे में 2 है कि नहीं है। 2 है, हमें दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, पर प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे इसको, है ना। तो हम यूज़ करने वाले हैं हैश मैप, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना यहाँ पे 1 पे कि 7 है कि नहीं है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आसानी से बता सकता है, हैश मैप। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हैश मैप। अब हैश मैप हम कैसे यूज़ करेंगे, हम हर एलिमेंट पे जाएंगे, पूछेंगे कि हैश मैप के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टारगेट -1 7, 7 है कि नहीं हैश मैप के अंदर। ऑलरेडी 7 तो नहीं है, और 7 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम 1 को स्टोर कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, 6 पे हमें क्या पूछना है कि 2 है कि नहीं है एरे के अंदर। अभी तो नहीं है हमारे हैश मैप के अंदर, हमने 2 एनकाउंटर ही नहीं किया है अभी तक हमारे, वरना हैश मैप के अंदर होता। तो हम डायरेक्टली फिर 6 को स्टोर कर देंगे हैश मैप के अंदर उसके इंडेक्स के साथ। फिर हम आएंगे 10 के ऊपर। 10 और 8 का 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, -2। -2 भी नहीं है अभी तक हमारे हैश मैप के अंदर, तो हम दोबारा से इसको स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ। अब हम आएंगे 3 के ऊपर। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 5। 5 है हमारे हैश मैप के अंदर, नहीं है, तो 3 को भी हम स्टोर कर देंगे उसके इंडेक्स 3 के साथ। अब हम आएंगे 2 के ऊपर। 2 पूछेगा कि हमारे हैश मैप ने अभी तक 6 एनकाउंटर किया है एरे के अंदर, तो हाँ किया है, देखो 6 हमारा ऑलरेडी स्टोर है इसके अंदर। हमारा जैसे ही हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ हमारा 6 स्टोर है हमारे पास, i = 4 और इसका इंडेक्स तो है ही, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे 1, 4 यहाँ से डायरेक्टली। तो आई गेस ये हैश मैप वाला सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसका सूडो कोड लिख देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा सूडो कोड में। तो हमारा लूप वापस दोबारा से वैसे ही चलेगा, i = 0 से लेके जे तक n तक। और हम एक मैप भी रख रहे हैं, हैश मैप, है ना, ये इंटीजर का इंट का मैप है। तो मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, एक्चुअल कोड क्या होगा जब हम कोड करेंगे तब देख लेंगे जावा के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। हर एलिमेंट पे कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे हम एक, जो कि क्या होगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। अब हमें ये कॉम्प्लीमेंट देखना है कि इस मैप के अंदर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ मैप कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, रिटर्न मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स है, कॉमा जो अभी हमारे करंट एलिमेंट का इंडेक्स है आई। ठीक है। और ये हम हर एलिमेंट के साथ कर चुके हैं। मान लो अब हमारा टारगेट 8 की जगह 19 होता, तो जब हम 2 पे होते तो हम क्या ढूंढ रहे होते, 17 ढूंढते। तो 17 होता हमारे पास, नहीं होता ना, तो बस हम 2 को स्टोर कर देते हैं यहाँ पे 2, 4 और लूप से बाहर आ जाते, क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट तो है नहीं देखने के लिए। जब हम बाहर आ जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें ऐसे कोई एलिमेंट पेयर मिले ही नहीं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो हम फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, -1, -1। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए
ये बाहर वाला लूप तो ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक चल रहा है। ठीक है, और अब लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस एक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पे एक गलती कर दी है, हमने स्टोर तो किया ही नहीं, हमने बस चेक किया और उसके बाद स्टोर तो किया ही नहीं। तो चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं मैप के अंदर। अगर मैप के अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हमें मैप के अंदर करंट इंडेक्स भी स्टोर करना है। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई कॉमा आई। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना है, जैसे मैंने मिस्टेक करी तो आप भी मिस्टेक कर सकते हो। ऐसे ही ये स्टेप याद रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हमें मैप के अंदर करंट एलिमेंट और उसका इंडेक्स स्टोर करना है, ताकि जब हम आगे फाइंड करें तो हमें ये मिल सके, अगर हम इस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं तो। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा कि ये तो ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा पहला लूप। ठीक है, और अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ये मैप के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। और एक ऑपरेशन हमारा मैप में सर्च करने का है और एक ऑपरेशन हमारा मैप में पुट करने का है। तो दोनों ही ऑपरेशन काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ वन में हो जाते हैं अगर हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं तो। अनऑर्डर्ड या जावा में बोल सकते हो हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम एवरेज केस में बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वर्स्ट केस में देखें तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन भी जा सकता है, लेकिन एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ वन ही रहता है। तो इसलिए हम अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ वन में ही चल रहा है। ये ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है और ये अंदर का ऑर्डर ऑफ वन में चल रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब क्योंकि हम यहाँ पे एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो हैश मैप में एट मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, सारे के सारे स्टोर हो सकते हैं। जैसे हमने देखा अगर टारगेट 19 होता तो सारे के सारे एलिमेंट स्टोर होते इसके अंदर, होते ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन की हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम एक हैश मैप अलग से यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमारी ये लूप के बाहर वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी और बाहर वाला लूप भी सेम ऐसे ही चलेगा। बस अब हमें एक हैश मैप बनाना है, तो हम एक हैश मैप बना लेंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर का। और अब हम हर एलिमेंट पे क्या करेंगे, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री चेक करेंगे क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और अब हमें चेक करना है कि जो हमारा मैप है वो कंटेन करता है कि नहीं करता है इस कॉम्प्लीमेंट को। अगर करता है तो हमें क्या रिटर्न करना है, न्यू एक इंटीजर एरे रिटर्न कर देंगे, मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंडेक्स और करंट इंडेक्स। और अगर मैप के अंदर नहीं है तो हम मैप में ऐड कर देंगे सिंपली करंट एलिमेंट को और उसके इंडेक्स को। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करेक्ट, तो ये सही सॉल्यूशन दे रहा है हमारे टेस्ट केसेस पे, तो अब इसको सबमिट कर लेते हैं। हाँ, तो फाइनली ये सबमिट हो गया और ये 98.96% सॉल्यूशंस को बीट कर पा रहा है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा और इसके दोनों ही ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।